हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर बीपी सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट में। आज हम लोग जो यूजीसी का पेपर 2 है ना, यानी सब्जेक्ट वाला जो पेपर है उस पर हम बात करेंगे। और उसमें एक टॉपिक जो हम लोग करने वाले हैं आज है, वो है इंसुलेशन एंड टेम्परेचर। जो लेक्चर हमारा आज का है इंसुलेशन पर है और टेम्परेचर पर है, तो इन्हीं पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहला हम देख लेते हैं कि इंसुलेशन एंड टेम्परेचर, इन दोनों में क्या रिलेशन है, क्या एक दूसरे से अलग हैं, क्या है, इस पे हम बात करेंगे। ठीक है, तो इंसुलेशन को और टेम्परेचर पर बात करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि इंसुलेशन का मतलब क्या होता है हिंदी में, और टेम्परेचर का क्या मतलब होता है। इंसुलेशन का मतलब होता है सौर ताप। ठीक है, इंसुलेशन का मतलब है सौर ताप। ठीक है, और तापमान का मतलब, टेम्परेचर का मतलब है तापमान, है ना। टेम्परेचर का मतलब क्या है कि टेम्परेचर का मतलब है तापमान। ठीक है, दोनों में फर्क है, इसी पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि इंसुलेशन क्या होता है और इसको इफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं और इसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो इंसुलेशन को हम 3 पार्ट में समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इस चीज़ को कि व्हाट इज इंसुलेशन। ओके, व्हाट इज इंसुलेशन, इंसुलेशन है क्या। उसके बाद हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोलर इंसुलेशन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसुलेशन, है ना, इंसुलेशन। दूसरी बात है इफेक्टिंग फैक्टर्स ऑफ इंसुलेशन, यानी इफेक्टिंग फैक्टर्स ऑफ इंसुलेशन। इंसुलेशन तो तीन पार्ट में इस टॉपिक को करने वाले हैं। सबसे पहला हमारा है व्हाट इज इंसुलेशन, सौर ताप। तो सौर बहुत इजी मीनिंग में समझते हैं। जैसे मान लीजिए सौर ताप का जैसे ये सूर्य है, ठीक है, ये सूर्य है, इसमें रेडिएशन निकलती हैं, ठीक है ना। ये इन रेडिएशंस को ही हम लोग कहते हैं सौर ताप, यानी इंसुलेशन। ठीक है, तो एक वर्ड में कहें तो रेडिएशन ऑफ द सन, रेडिएशन ऑफ द सन दैट गेट्स अर्थ, या रेडिएशन ऑफ सन टू द अर्थ, यानी सूर्य से आने वाली जो विकिरण हैं, यानी जो किरणें हैं, यानी जो रेडिएशंस हैं, यानी जो एनर्जी है वो चारों तरफ निकलती है, उसको हम लोग रेडिएशंस कहते हैं, इंसोलेशन कहते हैं। ठीक है, यानी पृथ्वी की ओर आने वाले सूर्य की किरणों को हम इंसोलेशन या सौर ताप कहते हैं। ये टेम्परेचर नहीं है, ये बात ध्यान रखना, ये टेम्परेचर नहीं है। तो सिंपल है कि रेडिएशन टूवार्ड्स अर्थ, पृथ्वी की ओर जो रेडिएशंस आती हैं उनको हम सोलर इंसुलेशन कहते हैं या इंसुलेशन कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि एक चीज़ ये पहले पढ़ लेते हैं कि दूसरा टॉपिक पॉइंट है इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसुलेशन। ठीक है, तो इंसुलेशन क्या है वो तो आपको समझ में आ गया कि सूर्य से आने वाली जो किरणें पृथ्वी को आती हैं उनको हम इंसुलेशन कहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट, इसको हम बाद में करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन को, इससे पहले हम लोग कर लेते हैं इफेक्टिंग फैक्टर ऑफ सोलर रेडिएशन या इंसुलेशन। ठीक है, तो कौन कौन से वो फैक्टर हैं, है ना, कौन कौन से वो फैक्टर हैं। सबसे पहले मतलब इंसुलेशन का मीनिंग हम लिख देते हैं एक बार, रेडिएशन of
सन टू अर्थ इज कॉल्ड एज इंसुलेशन। ठीक है, सॉरी, इंसुलेशन है ना। तो जो सूर्य की किरणें हैं उनको हम इंसुलेशन कहते हैं। अब बात आती है कि कौन कौन से फैक्टर है। फैक्टर्स इंसुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, इंसुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। यानी वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो इंसुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट करते हैं, यानी किस जगह पर सूर्य का तापमान कम होगा, कहाँ पर ज़्यादा होगा। जैसे मान लेते हैं कि चलो ये तो आपने लिख ही लिया होगा, है ना, इसको मेरीज करते हैं। जैसे मान लें कि सपोज करो कि इस उन्होंने पूछा कि 21 जून को मैक्सिमम इंसुलेशन कहाँ पे होगा। ठीक है, नियर इक्वेटर, है ना, नियर इक्वेटर, ठीक है, पोलर रीजन और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, है ना, ट्रॉपिक्स ऑफ कैंसर। ठीक है, अगर इस तरह से क्वेश्चन बनेगा कि 21 जून को सबसे ज़्यादा इंसुलेशन कहाँ होगा, सौर तप कहाँ होगा सबसे ज़्यादा। ठीक है, नियर इक्वेटर, भूमध्य रेखा के पास, पोलर रीजन पर, या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर, या ट्रॉपिक्स ऑफ कैंसर पर। तो कहाँ सबसे ज़्यादा इंसुलेशन होगा, तो वो होगा ट्रॉपिक्स ऑफ कैंसर पर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा पर। ठीक है, कर्क रेखा पर सबसे ज़्यादा इंसुलेशन होगा 21 जून को। अच्छा, इसका मतलब क्या, मैं एक बार इसको तो पहले मैं बाद की समझाऊंगा, पहले मैं इसको समझा देता हूँ ये क्वेश्चन कैसे आया। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। जैसे मान लेते हैं, देखिए इसको हम बाद की देखेंगे। जैसे ये पृथ्वी है ना, ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर इंसुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इंसुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि जहाँ पर सूर्य वर्टिकल होगा, जिस रीजन में सूर्य लंबवत होगा, वर्टिकल होगा, वहाँ पर इंसुलेशन सबसे ज़्यादा होगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा। ये कितनी है, 23.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, इसके बाद है 23.5 डिग्री साउथ। ये है मकर रेखा, ठीक है, ये है मकर रेखा, ये है कर्क रेखा। तो बात समझ में आ रही है, ये मकर रेखा है, ये कर्क रेखा है। तो उसके बाद सूर्य कहाँ कहाँ पर होता है, ये हम क्वेश्चन में देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि 23.5 डिग्री का मतलब है कि इस रीजन में यहाँ पर सूर्य कब होगा, 22 दिसंबर को। ठीक है, यहाँ पर सूर्य कब होगा, 23 सितंबर को। ठीक है, यहाँ पर एक बार सूर्य और वापस आएगा, इधर से जाएगा, तो सूर्य कब होगा, 21 मार्च को। उसके बाद यहाँ पर सूर्य कब होगा, 21 जून को, 21 जून को। ठीक है, तो ये है, ये सूर्य का एक एरिया है, इसको आप बहुत अच्छे समझ लेना। यानी 21 मार्च को सूर्य होगा इक्वेटर पर, 21 जून को सूर्य होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर, 23 सितंबर को सूर्य होगा
ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर पर, और 22 दिसंबर को सूर्य होगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर, यानी मकर रेखा पर। ठीक है, तो ये अगर ऐसा कहीं भी क्वेश्चन बनेगा तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर पाओगे कि सबसे ज़्यादा इंसोलेशन, देखो इंसोलेशन का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए सूर्य यहाँ पर है तो क्या होगा, तो इसमें सीधी सीधी कंडीशन है कि सूर्य यहाँ पर है तो मतलब क्या है कि सूर्य का जो इंसोलेशन है वो इधर होगा। अगर सूर्य यहाँ है तो इंसोलेशन यहाँ होगा। तो सूर्य जैसे जैसे मूव करेगा वैसे वैसे इंसोलेशन भी मूव करेगा। अब हम आते हैं सीधे उसी टॉपिक पर कि जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, क्या कि इंसोलेशन पे कौन कौन से फैक्टर हैं जो इंसोलेशन को प्रभावित करते हैं, किसकी। सबसे पहला जो पॉइंट है, सबसे पहला है ना, हाँ, इंक्लाइनेशन ऑफ सोलर रेज। इंक्लाइनेशन ऑफ सोलर रेज, ठीक है, यानी सूर्य की किरणों का झुकाव। वही मैंने बोला, अगर सूर्य की झुकाव किरणों ऐसा है तो कम पड़ेगा, वर्टिकल है तो ज़्यादा पड़ेगा, है ना। अगर वो एकदम लंबवत है, अगर वो लंबवत है तो ज़्यादा सूर्य किरणें पड़ेंगी, अगर वो क्षैतिज है तो कम हो रहा है। तो इंक्लाइनेशन ऑफ सोलर रेज, सूर्य की किरणों का झुकाव, इसी को हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि सूर्य की किरणों का कोण, एंगल ऑफ सन रेज। ठीक है, तो एंगल ऑफ सन रेज है वो भी इसमें आ सकता है। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट है इसमें लेंथ ऑफ द डे। लेंथ ऑफ द डे, लेंथ ऑफ द डे का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कि अगर मान लीजिए भारत में ही है, भारत में इंडिया में अगर हम बात करें इंडिया की, तो लेंथ ऑफ द डे का मतलब, जैसे मान लीजिए एक तो रेडियस, पहला का एग्जांपल समझते हैं, है ना, इंक्लाइनेशन का, इसका जैसे एक रेडिएशन पड़ रही है ये सीधी सीधी, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, इंसोलेशन मैक्सिमम होगा। ठीक है, एक रेडिएशन पड़ रही है ये इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, तो ये क्या होगा, यहाँ पे कम होगा, यहाँ पे रेडिएशन लो होंगी या स्मॉल होंगी, कम होंगी। ठीक है, यानी मिनिमम यहाँ पर होंगी। तो ये समझ गया इंक्लाइनेशन का एग्जाम्पल। उसके बाद हम बात कर रहे हैं, उसके बाद मैंने बोला लेंथ ऑफ द डे। जैसे मान लीजिए कि इंडिया में लेंथ, जैसे दिन होता है, मान लीजिए 14 पॉइंट, है ना, ये 14 पॉइंट, मान लीजिए इंडिया में जो दिन है उसकी लंबाई 14 घंटे है। ठीक है, और ये जून के महीने में हो सकती है, मान लेते हैं एक एवरेज। ठीक है, ये इतना होगा नहीं, ठीक है, हम इसको इतना भी नहीं मानते हैं, 13 घंटे मान लेते हैं हम। ठीक है, 13 आवर होती है जून के महीने में डे। ठीक है, इंडिया में जो डे है। उसके बाद है दिसंबर में, मान लीजिए 11 घंटे है ना, 11 आवर है दिसंबर में। तो आप समझ गए ना कि जिस मौसम में दिन बड़ा होगा उस मौसम में सूर्य की रोशनी ज़्यादा रहेगी, है ना। तो जिस एरिया, जैसे मान लो जून के महीने में ज़्यादा गर्मी होती है ना, जून के महीने में ज़्यादा गर्मी होती है, तो ज़्यादा गर्मी वाले उस समय ज़्यादा गर्मी होती है तो इंसुलेशन ज़्यादा मिलेगा। दिसंबर में कम गर्मी होती है तो इंसुलेशन कम मिलेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट है इसमें एटमॉस्फेयर कंडीशन। हम बात कर रहे हैं कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है इसमें नेक्स्ट है एटमॉस्फेयर कंडीशन। एटमॉस्फेयर कंडीशन का मतलब क्या होता है
कि अगर एटमॉस्फेयर, वो जो वायुमंडल है, अगर वो क्लियर है, ठीक है, अगर वो साफ है, एक तरह से पॉल्यूशन है या क्लाउड्स हैं, ये दो तरह से होते हैं, ठीक है, क्लाउड्स हैं। तो कभी कभी क्या होता है ना, हमारा जो वायुमंडल है ना, हमारा वायुमंडल है, जैसे आप देखोगे दिल्ली में इस समय अभी दिवाली के बाद आप देखोगे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो जाएगा। तो अगर बादल होंगे या पोल्यूशन होगा, उस कंडीशन में रेडिएशन, सोलर इंसुलेशन कम आ पाता है। जाहिर सी बात है, धूप कहाँ होती है, जब बादल होते हैं तो धूप नहीं आ पाती है, या फिर पॉल्यूशन होता है बहुत ज़्यादा तो भी धूप नहीं आ पाती है। तो अगर स्काई क्लियर है, आसमान क्लियर है, तो इंसुलेशन ज़्यादा मिलेगा। आसमान क्लियर नहीं है, यानी यानी जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन की मैं बात कर रहा था अभी, तो एटमॉस्फेरिक कंडीशन और एटमॉस्फेयर क्लियर है तो ज़्यादा मिलेगा। अगर एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन है या क्लाउड है तो इंसुलेशन कम मिलेगा। ठीक है, ये बात हो गई। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि वाटर एंड लैंड। वाटर एंड लैंड, ठीक है। अब वाटर एंड लैंड का मतलब क्या होता है, ये कैसे इंसुलेशन को इफेक्ट करेगा। जैसे मान लीजिए कि एक एरिया है, जैसे मान लीजिए थार है, ठीक है, जैसे थार है, राजस्थान है, ठीक है, थार राजस्थान, और दूसरा है मुंबई, ठीक। तो या अंडमान निकोबार, ये है, इन दोनों को समझते हैं। देखो क्या है वाटर एंड लैंड। अगर किसी भी एरिया में, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी रीजन में अगर पानी है तो इंसुलेशन को ज़्यादा ट्रैप किया जाएगा, ज़्यादा रोका जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं ना। अगर जिस एरिया में वाटर है, सरफेस वाटर हो चाहे वो ग्राउंड वाटर हो, कैसा भी हो, सरफेस वाटर का मतलब है कि जो धरातल पर हमें दिखाई देता है, जैसे नदियों में है, झील है, तालाब है, नाला है, ये सब सरफेस वाटर होता है। ग्राउंड वाटर वो होता है जो सॉइल में होता है और जिसको हम बोरिंग के थ्रू निकालते हैं, उनको हम सरफेस वाटर कहते हैं, ठीक है। तो अगर जो वाटर है वो सरफेस वाटर है, यहाँ पर क्या है, यहाँ सरफेस वाटर है, तो यहाँ पे इंसुलेशन जो है बाप, ये बहुत ज़्यादा इंसुलेशन स्टोर नहीं हो पाएगा, है ना, स्टोर नहीं हो पाएगा। जो इंसुलेशन है वो आपने देखा होगा, जो राजस्थान में गर्मी बहुत पड़ती है, सर्दी में सर्दी बहुत पड़ती है। यानी राजस्थान में रात में सर्दी हो जाती है क्योंकि वहाँ पानी नहीं है, इंसुलेशन को ट्रैप नहीं कर पा रहा है। तो जिस एरिया में वाटर नहीं है, सरफेस वाटर नहीं है, ग्राउंड वाटर नहीं है, उस रीजन में इंसुलेशन ट्रैप नहीं हो पाता है। जहाँ पर वाटर है वहाँ पर ट्रैप होता है। जैसे मुंबई है, अंडमान निकोबार आइलैंड है, इस रीजन में क्या है, यहाँ पर पानी है, यहाँ पर वाटर है, ठीक है, यहाँ पर भी वाटर है, तो इन दोनों जगह वाटर है। तो मुंबई और इंसुलेशन में, और मुंबई और अंडमान निकोबार आइलैंड में जो रेडिएशन आता है, उनमें से बहुत सारा रेडिएशन जो आसपास का जो वाटर है वो ट्रैप कर लेता है, रोक लेता है, और उस एरिया को गर्म करता है या फिर ठंडा करता है। आपने देखा होगा मुंबई में कभी भी टेम्परेचर 19 और 25 से इधर उधर नहीं होता है, जो भी है। कभी आपने महासागर में खड़े हुए व्यक्ति को, ओशियन में खड़े हुए व्यक्ति को स्वेटर पहने नहीं देखा होगा, है ना, और ना ही उनको बहुत गर्मी लगती है, ना ही बहुत सर्दी लगती है, ठीक है, क्योंकि जो सोलर इंसुलेशन है, रेडिएशन है, वो मैनेज की रहता है, कौन, वाटर। उसके बाद है इसमें नेक्स्ट है प्रॉपर्टी ऑफ लैंड।
प्रॉपर्टी ऑफ लैंड। प्रॉपर्टी ऑफ लैंड का मतलब क्या होता है यहाँ पे, हम फिर आपको बता दें, हम उन फैक्टर्स की बात कर रहे हैं जो फैक्टर इंसुलेशन को इफेक्ट करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है, उन बात कर रहे हैं। प्रॉपर्टी ऑफ लैंड का क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए कि एक लैंड है जो डेजर्ट है, जैसे मान लीजिए सहारा। एक लैंड है जहाँ पर पानी है ना, जैसे मान लीजिए रिवर है या फॉरेस्ट है ये है। तो जैसे गंगा प्लेन, ठीक है, गंगा प्लेन। तो इस एरिया में क्या होता है, मैं आपको बता दूं, जिस एरिया में वेजिटेशन नहीं है, जिस एरिया में, जिस लैंड पर मॉइस्चर नहीं है, वेजिटेशन नहीं है, मॉइस्चर नहीं है, उस रीजन में क्या होगा, उस रीजन में सोलर रेडिएशन जो है वो मिनिमम स्टोर होंगी और यहाँ पर मैक्सिमम स्टोर होंगी। मेरी बात समझ रहे हैं ना। तो जो रीजन डेजर्ट वाले हैं या जिन रीजन्स में लैंड में वेजिटेशन नहीं है, जिस लैंड में मॉइस्चर नहीं है, उस लैंड में रेडिएशन वापस हो जाएंगी। जहाँ पर मॉइस्चर है वहाँ पर रुकी रहेंगी। उसके बाद है स्लोप ऑफ लैंड, ये भी नेक्स्ट पॉइंट इसी में करते हैं। स्लोप ऑफ लैंड इफेक्टिंग फैक्टर नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, इसी से आगे है, ध्यान रखना है, ठीक है। स्लोप ऑफ लैंड। अच्छा, स्लोप ऑफ लैंड का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि जैसे सूर्य यहाँ से निकला, ठीक है, यहाँ से इधर सूर्य है, इधर कोई पहाड़ी है। तो अगर ये वाला जो है ना स्लोप है, ये जो इसका ये वाला पार्ट है ना, यहाँ पे मैक्सिमम इंसुलेशन होगा, है ना, यहाँ पे मैक्सिमम होगा और यहाँ पर मिनिमम होगा अपोजिट साइड में। जो अपोजिट साइड का जो स्लोप है, अपोजिट साइड का जो ढाल है, वहाँ पर रेडिएशन मिनिमम होगा, सामने वाले का मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया स्लोप ऑफ लैंड का क्या मतलब है, ठीक, इतनी बात समझ में आ रही है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं इसी में, वो है डिस्टेंस फ्रॉम सन। डिस्टेंस फ्रॉम द सन, यानी सूर्य से एक दूरी, ये भी इंसुलेशन फर्क पड़ता है। जैसे मान लेते हैं ये जो मैंने आपको बताया था ना, ये वाला डायग्राम आपने समझा होगा, ये वाला, यानी 21 जून को जो मिनिमम डिस्टेंस होता है वो कैंसर का होता है। फिर ये वाला ये पार्ट है इसमें। जैसे मान लीजिए कि जैसे आज के समय में सूर्य जो है वो लगभग यहाँ पर होगा, लगभग यहाँ पर है, तो सबसे ज़्यादा इंसुलेशन कहाँ होगा, यहाँ पर होगा, है ना, और कम मिनिमम इंसुलेशन कहाँ होगा, यहाँ होगा। तो जितना जो रीजन सूर्य से दूर है, उतना ही ज़्यादा, मतलब उतना ही वो कम इंसुलेशन प्राप्त करता है, जितना पास है उतना ही ज़्यादा करता है, ठीक है। ये सीधा सा एक पॉइंट था। उसके बाद है सन स्पॉट, नेक्स्ट पॉइंट था इसमें। देखो क्वेश्चन क्या बनेगा, विच इज नॉट फैक्टर ऑफ इंसुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। कौन कौन से इंसुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन के फैक्टर नहीं है, ठीक है। तो सन स्पॉट भी है। देखो जिस एरिया में, जिस भाग में सन स्पॉट होगा, सन स्पॉट का मतलब होता है कि वो एरिया जहाँ से टेम्परेचर, जहाँ से मिनिमम इंसुलेशन रिलीज होता हो। बात को समझिएगा कि व्हाट इज सन स्पॉट। सन स्पॉट मीन्स ऐसे भाग जहाँ से मिनिमम इंसुलेशन रिलीज होता है, इंसुलेशन निकलता हो। तो जिस भाग में सन स्पॉट होंगे उस भाग में इंसुलेशन कम होगा, ठीक है। ये हो गया आपका
इफेक्टिंग फैक्टर ऑफ सोलर इंसुलेशन, यानी किसी भाग में इंसुलेशन कम है और किसी भाग में इंसुलेशन ज़्यादा है, उसका फैक्टर क्या है, कारण क्या है। तो पहला कारण मैंने आपको बता दिया है, फिर से बता रहा हूँ। पहला कारण है इंक्लाइनेशन ऑफ द सन रेज, यानी यूँ कहें कि सूर्य की किरणों का कोण। जैसे यहाँ पर सूर्य की किरणें हैं तो सबसे ज़्यादा रेडिएशन इस भाग में होगा, ये सर कम होगा, ठीक है। दूसरा था लेंथ ऑफ द डे। मैंने कहा कि जून के महीने में भारत में दिन बड़ा होता है तो इंसुलेशन देर तक मिलता है, ठीक है, और दिसंबर में छोटा होता है तो कम देरी के लिए मिलता है। फिर हमने कहा एटमॉस्फेयर कंडीशन, अगर बादल हैं तो कम होगा रेडिएशन, कम मिलेगा। अगर बादल नहीं हैं तो ज़्यादा मिलेगा, सीधी सी बात है। बादल और पॉल्यूशन। वाटर एंड लैंड, इसका भी मैंने एग्जांपल दिया आपको थार से और मुंबई से। तो वाटर जो है वो रेडिएशन को ट्रैप करता है, और लैंड, और जहाँ लैंड होगा वहाँ पर कम ट्रैप करेगा, और जो वाटर होगा वो ज़्यादा ट्रैप करेगा। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी ऑफ लैंड। हमने बोला जिस भाग में वेजिटेशन ज़्यादा होगा, जिस भाग में मॉइस्चर ज़्यादा होगा, जिस भूमि में मॉइस्चर ज़्यादा होगा, जिस भूमि में मतलब वेजिटेशन ज़्यादा होगा, वनस्पति ज़्यादा होगी, वहाँ पर रेडिएशन ज़्यादा ट्रैप होंगी, ठीक है। फिर हमने कहा कि स्लोप ऑफ लैंड, मतलब वो जो भाग सूर्य की तरफ है, सूर्य की सामने है, यानी इंसुलेशन के सामने है, वहाँ इंसुलेशन ज़्यादा मिलेगा, और जो उसके अपोजिट साइड है वहाँ पर कम मिलेगा। फिर है सन डिस्टेंस ऑफ द सन, सीधी सी बात है ना। जैसे आज है मान लीजिए 28 अक्टूबर, तो ये सूर्य जो है वो साउदर्न हेमिस्फीयर में है, ठीक है। 28 अक्टूबर को सूर्य साउदर्न हेमिस्फीयर में है, दक्षिणी गोलार्ध में। कब तक रहेगा ये? 22 दिसंबर तक, ठीक है। 22 दिसंबर से फिर वापस चला जाएगा, यानी 23 सितंबर से लेकर 21 मार्च तक सूर्य साउदर्न हेमिस्फीयर में रहता है, दक्षिणी गोलार्ध में रहता है, ठीक। अब बात करते हैं सन स्पॉट, इस पर भी हमने बात की। सन स्पॉट वो भाग होते हैं जो जहाँ से हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो चुकी है, यानी यहाँ से जो इंसुलेशन है वो कम रिलीज होता है, ठीक है, यहाँ से इंसुलेशन कम रिलीज होता है। तो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोलर इंसुलेशन, ठीक है। नेक्स्ट इसी का पार्ट है, इंसुलेशन का ही है, सौर विकिरण का वितरण, ठीक है। हाँ, सौर विकिरण का वितरण, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसुलेशन, ठीक है, इंसुलेशन। तो क्या है इसका, कौन कौन से रीजन में इंसुलेशन ज़्यादा होता है बताएं। सबसे पहली बात है कि ये हम एक डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहली बात है कि सोलर इंसुलेशन हमेशा सबसे ज़्यादा होता है इक्वेटर रीजन में, इक्वेटर रीजन में सबसे ज़्यादा। तो मैक्सिमम सोलर रेडिएशन होगा वो इक्वेटर रीजन में होगा, ठीक है, इक्वेटर रीजन में होगा, यानी 0 डिग्री के आसपास होगा, मतलब इक्वेटर रीजन भूमध्य रेखा के आसपास होगा, ठीक है, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, है ना। मध्य रेखा या विषुवत रेखा के पास यहाँ पर मैक्सिमम होगा। यहाँ पर सूर्य कब चमकता है आपको पता है कि 23 सितंबर और 21 मार्च,
ठीक है, 2 दिन यहाँ पर सूर्य मैक्सिमम चमकता है, 21 मार्च और 23 सितंबर। दूसरा रीज़न है ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल, यानी ट्रॉपिकल रीजन एंड सब ट्रॉपिकल। देखो ट्रॉपिकल रीजन क्या होता है मैं आपको बता दूं गोपाल। ये वाला जो रीजन है ना, ये वाला कि ये वाला रीजन, इनको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल रीजन का मतलब देखो मैं आपको बता दूं बहुत क्लियरली, जैसे ये वाला भाग है ना, इस भाग को हम यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के जो बीच वाला भाग है उसको हम ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। यानी ये वाला जो भाग है ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कहाँ होता है? इक्वेटर रीजन में। उसके बाद कहाँ होता है? ट्रॉपिकल रीजन में। यानी भूमध्य रेखा के आसपास तो ज़्यादा है ही है, उसके बाद उसके आसपास है, ठीक है। फिर दूसरा है सब ट्रॉपिकल रीजन। सब ट्रॉपिकल रीजन कौन सा, एक बार देख लेते हैं। सब ट्रॉपिकल रीजन, सब ट्रॉपिकल रीजन कौन सा है? वो है जो 23 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ से 45 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है, नॉर्थ एंड साउथ। बात समझ में आ रही है? तो ये है, तो इसके बाद यहाँ पर होता है ना। फिर है पोलर रीजन। पोलर रीजन, अच्छा पोलर रीजन को हम ऐसे भी कह सकते हैं हाई लैटिट्यूड, हाई लैटिट्यूड, ठीक है, उच्च। ये तो ये है इसका सौर विकिरण वितरण, सौर विकिरण का वितरण। हम इन चीज़ों को मैंने बोला कि हम ऐसे भी कह सकते हैं कि भूमध्य रेखा से यानी इक्वेटर से पोल की ओर जाने पर सोलर इंसुलेशन कम होता है। बिल्कुल सही बात है ना। यानी इक्वेटर से भूमध्य रेखा से पोल की ओर जाने पर इंसुलेशन कम होता है, ताप मतलब सौर ताप है वो कम होता है, ठीक है। एक बात मैं आपको यहाँ पे क्लियर करके बता दूँ कि इंसुलेशन से और तापमान से कोई संबंध नहीं है। क्यों? संबंध बस इतना है कि इंसुलेशन संबंध तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जब इंसुलेशन होगा तो तापमान भी होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए पहाड़ों पर इंसुलेशन होता है लेकिन पहाड़ों पर तापमान कम होता है। बात समझ गए ना मेरी? पहाड़ों पर इंसुलेशन तो होता है लेकिन पहाड़ों पर तापमान कम होता है। तो इंसुलेशन का वो भाग जो तापमान में कन्वर्ट होता है उसकी कंडीशन अलग है, उसको हम अलग क्लास में बताएंगे, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियरली समझ में आ गई है। अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आता है कि इससे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं क्वेश्चन जैसे आपको हम बता दें, है ना, जैसे मंथ ऑफ दिसंबर, है ना, दिसंबर के महीने में, है ना, इंसुलेशन सबसे ज़्यादा किस देश को मिलेगा, है ना। जैसे हम बता दिया जापान, इंडिया, है ना, और सूडान और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। हमने क्वेश्चन बनाया कि दिसंबर के महीने में इंसुलेशन सबसे ज़्यादा कहाँ होगा।
ठीक है, तो सीधा आंसर क्या होगा आपका, ऑस्ट्रेलिया में, है ना, ऑस्ट्रेलिया में होगा, सबसे ज़्यादा इंसुलेशन ऑस्ट्रेलिया में होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं। तो ये बात ध्यान रखना है कि इंसुलेशन को ब्रीफली भाषा में या ब्रीफ में समझना है कि पृथ्वी भी पृथ्वी गोल है, जियोड के फॉर्म में है, पृथ्वी रेवोल्यूट भी करती है, लेकिन जो रेडिएशन है वो कंटिन्यू सूर्य से आता रहता है, और जो उसका सोलर इंसुलेशन का या रेडिएशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एनवायरमेंट एटमॉस्फेयर से भी इफेक्ट होता है, लैंड प्रॉपर्टी से भी इफेक्ट होता है, और जो एंगल ऑफ सन रेज से भी इफेक्ट होता है, डिस्टेंस ऑफ सन से भी इफेक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन आएंगे अब आप लोग आसानी से कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग करेंगे टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है, और उसी में हम लोग समझेंगे टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होता है, तापमान व्युत्क्रमण क्या होता है। वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टेम्परेचर इन्वर्जन या तापमान व्युत्क्रमण, वो भी हम उसी पार्ट में समझेंगे। इस पार्ट में हमने सिर्फ समझा इंसुलेशन क्या है, यानी सौर तप क्या है। थैंक यू।